नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन अपन लोगों ने कल किया था यूजिंग गॉस थ्योरम, और कुछ और भी डिस्कशन हमने किए थे। अब एप्लीकेशन में अगले पार्ट पे हम लोग पहुंच रहे हैं कि लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आर डिस्टेंस पे, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक field due to very long straight electric field due to very long straight uniformly charged wire और रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और रॉड है ना, इसके लिए हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और रॉड। सो नाउ सपोज दिस इज द चार्ज वायर और रॉड, और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। बहुत ज्यादा मतलब मैंने यहाँ पे इसको इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया, और लैम्डा क्या है बेटा यहाँ पे, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस रॉड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो टोटल चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें क्या पता यहाँ पे किस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है। ठीक है, सो लैम्डा इज हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये आप रॉड भी इमेजिन कर सकते हो या वायर भी इमेजिन कर सकते हो कि ये वायर है या रॉड है। ठीक है, सो इट कैन बी रॉड, इट कैन बी वायर, बट इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, आप नेगेटिव भी कंसीडर कर। इसमें रॉड के लिए ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा बेटा, सिलेंड्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है सिलेंड्रिकल, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर में यहाँ पे किस तरह से डायग्राम है वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा प्रॉपर इसको इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनती बेटा, यहाँ पे ये इस तरह से जाएंगे और फिर सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इसमें सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हमें इस लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस कहीं पर भी हो सकता है ऐसा, इस आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिलेंड्रिकल, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिलेंड्रिकल आउटवर्ड रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर सिलेंड्रिकल इनवर्ड रहेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिलेंड्रिकल आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो सिलेंड्रिकल इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे। अगर मान लो यही गॉसियन सरफेस है, दिस सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस फॉर एग्जांपल,
तो फिर फ्लक्स कौन से पोर्शन से पास हो रहा है, इसमें कौन कौन से पोर्शन से फ्लक्स पास हो रहा है, कौन से पोर्शन से? कर्व्ड पोर्शन, हाँ, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है। क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स पास हो रहा है क्या बेटा? क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स पास हो रहा है क्या? क्रॉस सेक्शन से, है ना? क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ये तीन सरफेस देख लें, जैसे देखो यहाँ पर का जो एरिया वेक्टर आएगा ना वो इधर रहेगा ऐसा, यहाँ पर की सरफेस का एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये छोटे छोटे आपको डीए सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, ये ऐसे, एंड दीस आर मेकिंग एन एंगल। हर एक डीए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे? हर एक जो डीए वेक्टर है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस आ रही है, क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसा? इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्रॉस सेक्शनल फेस का जो एरिया है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या फिर क्रॉस सेक्शनल फेस जो है ना यहाँ पे, इससे कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर इसी सिलेंडर को गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, एंड द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज सपोज L। ये इस सिलेंडर की लेंथ मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। So what about this Gaussian surface? ये Gaussian surface हो गया। Now this is the Gaussian surface, और ये Gaussian surface इस तरह से है, ठीक है? Suppose this is the Gaussian surface and it is cylinder with axis along rod। Gaussian surface कैसा कंसीडर किए हमने? सिलेंडर कंसीडर किए जिसकी लेंथ या जिसका एक्सिस कैसा है? रॉड के अलोंग एक्सिस है। इसको टिल्ट नहीं करना, अगर इसको टिल्ट करोगे तो फील्ड के नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री का बन रहा था वो 0 का नहीं रहेगा, और जो यहाँ पे 90 डिग्री है फील्ड के साथ में, क्रॉस सेक्शनल फेस जो 90 डिग्री का आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस भी 90 डिग्री का नहीं रहेगा। फिर अगर इस सिलेंडर को, इस इमेजिनरी सिलेंडर को आप थोड़ा सा तिरछा कर दोगे तो यहाँ पर का एंगल 0 डिग्री का नहीं रहेगा, ये 90 डिग्री का नहीं रहेगा। फिर पूरे सिलेंडर से, ये वाली फेस से भी फ्लक्स पास होगा, इससे भी होगा, और कर्व्ड पोर्शन से भी फ्लक्स पास होगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? अगर परफेक्ट हॉरिजॉन्टल कैसा रहा? परफेक्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कि तू ऐसा ऐसा घुमा दे, ऐसा परपेंडिकुलर कर दे। हाँ, परपेंडिकुलर करने पे क्या रहेगा, क्या दिक्कत आएगी बता जरा? परपेंडिकुलर अगर करता तो क्या दिक्कत होगी? अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कर देता है तो क्या दिक्कत होती है? सर कर्व सरफेस पे फ्लक्स 0 हो जाएगा क्या? सो लुक एट हियर, ये जैसे सीट है ना, ट्रांसपेरेंट है मेरे पास, है ना? देख, अगर ऐसा रखे अपन ने एक्सिस पे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा तिरछा कर दूं या फिर ऐसा कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? बता जरा, क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा रखने पे ये क्रॉस सेक्शन के लिए भी फील्ड की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट नहीं आएगी, और कर्व्ड के लिए भी नहीं रहेगी, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना। अभी देख, यहाँ पर के लिए भी डिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ के लिए भी आ रहे हैं, और आप अगर कहीं पर के लिए भी इसको देख रहे हो तो जो डिस्टेंस आएगा वो कैसा मिलेगा आपको? आर डिस्टेंस मिलेगा ना बेटा? हेलो, आर डिस्टेंस मिलेगा ना ऐसे रखने पे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया अपन ने तो क्या होगा बता? यहाँ से भी फ्लक्स पास हो रहा है, और जो फील्ड है वो भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब आप जब इंटीग्रेट करोगे फाइनल रिजल्ट में तो फिर आंसर नहीं निकलेगा। जैसे कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, याद है कि नहीं? कल एक लेक्चर अपना पूरा इसीलिए लग गया था। कल हमने सिर्फ एक डेरिवेशन किए थे ये समझने के लिए कि हम गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी ले लें और उसका ओरिएंटेशन कैसा भी ले लें, नेट फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इंटीग्रेशन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर से इस सिलेंडर से
r डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है आप ये मेजर कर रहे हो। सो नाउ बाय गॉस थ्योरम का यूज अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? यही है ना बेटा गॉस थ्योरम यही है ना, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ना यहाँ पे इस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो फर्स्ट सरफेस है ये वाली फर्स्ट सरफेस ले लूं, ये वाली सेकंड सरफेस ले लूं और ये वाली थर्ड सरफेस हो गई। तो फर्स्ट सरफेस कौन सी हो गई यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल सरफेस, दिस इज क्रॉस सेक्शन। सेकंड सरफेस कौन सी हो गई, कर्व्ड सरफेस। और थर्ड वाली सरफेस भी कौन सी हो गई यहाँ पे, इट इज अगेन क्रॉस सेक्शनल सरफेस। समझ गए? हाँ या ना, जवाब देना। कोई डाउट इसमें? मैंने नेट फ्लक्स को कैलकुलेशन के लिए 3 पार्ट में अलग अलग कर दिया। यहाँ पे 3 अलग अलग सरफेस आपको दिख रही हैं और इन तीनों के लिए अब आप कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया से कर पाओगे, है ना। तो चलो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये वाली क्रॉस सेक्शन के लिए कितना फ्लक्स आएगा, इस क्रॉस सेक्शन के लिए कितना फ्लक्स रहेगा, इस क्रॉस सेक्शन के लिए कितना फ्लक्स रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखोगे, अगर ये ऐसा है, ऐसा तिरछा भी कर दोगे तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या नेट फ्लक्स पे? अगर इसको तिरछा भी रखते हो तो नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तिरछा भी रखने पे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये गॉसियन सरफेस इस तरह का है कि कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे कैसा है, कर्व्ड सरफेस पे। हमने सिलेंडर का एक्सिस और रॉड का एक्सिस एक जैसा रखा है, इसलिए यहां पर भी उतनी मैग्नीट्यूड है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। डायरेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। तो इसका फायदा क्या है, वो यहां पे आएगा, ध्यान देना है। सिंस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 0। इसका रीजन है क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि नहीं? तो ये वाली सरफेस का फ्लक्स 0 और इस सरफेस का फ्लक्स 0। अब हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के लिए इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। आया ना? ऐसे देखोगे बेटा, यहाँ पे मैंने क्लोज्ड वर्ड यूज नहीं किया, ये कर्व्ड सरफेस के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पे क्लोज वर्ड क्यों नहीं यूज किया, बता सकते हो क्या? क्लोज्ड वर्ड यूज करते इसके लिए, आपने अलग अलग सरफेस ले लिया तो अब ये क्लोज्ड थोड़ी बचा। आप यहाँ पे फ्लक्स सिर्फ किसके लिए देख रहे हो, कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स देख रहे हो। समझ गए कि नहीं? फ्लक्स किसके लिए बच रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए बच रहा है, क्योंकि इसके लिए भी 0 हो गया, इसके लिए भी 0 हो गया। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आप ये नहीं लगाना, यहाँ पे इसको लगाने का मतलब पूरा क्लोज सरफेस के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लगाना। सर जैसे फर्स्ट और थर्ड तो 0 हो गया सर, तो फिर ये तो डायरेक्ट नेट से नेट होगा ना। हाँ, ये नेट ही है, मतलब यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है वो यही वाला है। ठीक है ना, ये क्योंकि ये 2 तो 0 है यहाँ पे। अब एक और बात निकाल ले रहे हैं हम, समेशन क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, आपको सिर्फ इतनी जगह पे कितना चार्ज है ये निकालना है। सो दैट इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू लैम्डा L, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने L लिया हुआ है। तो यहाँ पे अंदर कितना चार्ज है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा L। समझ गए? हेलो, समझ गया क्या बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? सर लास्ट लाइन फिर से बताना। इतनी जगह पे टोटल चार्ज कितना है, जैसे मान ले ये रॉड है एक और इस पे ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसे
ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बराबर है, समझ गए? तो इतनी जगह पे कितना चार्ज है, तो इतनी जगह पे चार्ज के लिए क्या करोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू क्या कर दोगे, लैम्डा ना, वो लेंथ, इतनी जगह की लेंथ, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये जो स्टेप थी, ये वाली स्टेप में भी इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस, और ये टर्म बचेगा बेटा EDA cos 0, बचेगा कि नहीं, cos 0, समझ गए? ये वाला टर्म इतना बचेगा ना, हेलो, ये वाला टर्म, यहाँ पे मैंने cos 0 लिखा है, तो ये cos 0 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सरफेस EDA बचा, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि E कांस्टेंट है तो ये E बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सरफेस DA, ये बाहर जाएगा कि नहीं, E, सिंस magnitude of electric field equals to E on curved surface is constant, curved surface पे magnitude of electric field कैसा है, constant है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट इस पे? So net electric flux through second surface will be given by E into, इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई RL, ये समझ गए कि नहीं, 2 पाई RL, हेलो, 2 पाई RL समझ गए कि नहीं, 2 पाई RL कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई RL कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर, समझ। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया आया, व्हाट इज द टोटल सरफेस, 2 पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, इसका एरिया पाई R स्क्वायर है, माइक म्यूट कर ले, इसका एरिया भी पाई R स्क्वायर है, माइक म्यूट कर ले जल्दी से भाई, इसका एरिया भी पाई R स्क्वायर है और इसका एरिया भी पाई R स्क्वायर है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया कितना रहेगा, पाई R, हाँ 2 पाई R है, ये जैसे लेंथ है इसकी, ये लेंथ हो गई, तो 2 पाई R सरकमफ्रेंस और उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 पाई RL इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो पाई R स्क्वायर ऊपर का भी और पाई R स्क्वायर नीचे का भी और ऐड कर दो, समझ गए कि नहीं? So it is 2 pi RL, it is the curved surface area, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना क्योंकि इसके लिए फ्लक्स 0 और इसके लिए भी फ्लक्स 0, क्लियर? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? डन सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर ऐसा कब होता है कि कर्व पे भी जीरो रहेंगी फील्ड, ऐसे सिचुएशन कब होती है? अच्छा, ऐसी कौन सी सिचुएशन पे होगी सर कर्व पे भी जीरो रही फील्ड, जीरो रहनी चाहिए फील्ड, फील्ड नहीं फ्लक्स बोलना, सॉरी फ्लक्स। तो ये तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह की, जैसे अपन में वो सीट वाला मैं बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा ना, अभी तो रुक तो जाते उसमें। सर परपेंडिकुलर पे आएंगी सर, हाँ, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है तब तो नहीं है, तो मैं ऐसा रख दूं बिल्कुल ऐसा पैरेलल, तो फिर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड के लिए तो होगा ना बेटा, फिर अगर ऐसा रख दिया मैंने सिलेंडर को, ऐसा कितने डिग्री से घुमा दिया, ये वाले सिलेंडर को 90 डिग्री से घुमा दे इस सिलेंडर को, तो फिर कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल फेस के लिए फ्लक्स 0 नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गया? यस सर, यस हाँ, क्रॉस सेक्शनल के लिए 0 नहीं है, हाँ, लेकिन क्रॉस सेक्शनल फेस का फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, अलग अलग, मतलब कि आप डायरेक्ट E इंटू ए नहीं कर सकते, अगर आपने इस सिलेंडर को यहां से 90 डिग्री पे घुमा दिया, ऐसा कर दिया, तो फिर ये जो फेस है, ये वाली क्रॉस सेक्शनल फेस जो बनेगी, उसमें फ्लक्स की वैल्यू आप E इंटू ए नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि जो फील्ड लाइन है ये बिल्कुल पैरेलल वाली है, यहाँ पे फील्ड लाइन सिलेंड्रिकल आउटवर्ड वाली फील्ड लाइन होने के कारण अब यहाँ पर के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, समझ गए? जबकि ऐसा रखने से फ्लक्स का कैलकुलेशन आसान होगा,
इसके लिए फ्लक्स 0, इसके लिए फ्लक्स 0, और यहां पर के लिए जो फ्लक्स आ रहा है ये हो जाएगा E इंटू 2/RL। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपने अरेंज किए हो कि सरफेस पे ऑन द कर्व्ड सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है। समझ गया बेटा? इसलिए ये जो इंटीग्रेशन से आपने इसको बाहर निकाल पाए। समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे आता हूं मैं। तो बस अब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होने पे आ गया, ये कंप्लीट हो ही गया ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, अभी ये बताओ इसके अंदर टोटल चार्ज कितना रहेगा? तो नाउ ये समझ गए यहां तक? कोई डाउट इसमें? यहां तक के डिस्कशन पे कोई डाउट? यहां तक के डिस्कशन पे कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो अभी देखो ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? नाउ दिस इज पेज नंबर 2। तो ये टर्म हो गया 0। इस टर्म के लिए फार्मूला क्या आ गया? E इंटू 2/RL आ गया, इसके लिए हो गया 0। और समेशन Q का मतलब कितना आएगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि नहीं? समेशन Q का मतलब लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गया बेटा? समेशन Q के लिए लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? यस सर। ओके, so what is the formula of electric field? Electric field will be 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda upon r। बचेगा? क्यों बच रहा है? क्योंकि ये L और ये L हो जाएगा कैंसिल। तो इसको और आप ऐसा भी लिख सकते हो, E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 times lambda upon r या K2 lambda upon r। So this is the electric field due to line charge। ये लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए इसको? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है क्या? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज पे, है ना? तो ये डेरिवेशन है और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी ये डेरिवेशन आते हैं और कंपटीशन के लिए आपको ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट याद रखना कंपटीशन के लिए। ठीक है ना? इस रिजल्ट को याद रखोगे कंपटीशन के लिए। अभी मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से हो गया स्क्रीनशॉट इस पेज का ना? मिटा दूं? सर हाँ बोलो। सर अपन जो भी ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए अपन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लाइन चार्ज है इसके लिए अपन बोल रहे हैं कि फील्ड सिलेंड्रिकली आउटवर्ड होंगी। जो पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए अपन बोलते हैं कि स्फेरिकली आउटवर्ड होंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पॉइंट चार्ज की फील्ड आउटवर्ड ही हो लेकिन एक सर्कल में एक प्लेन में आउटवर्ड हो। तो हम ये कैसा बोल पा रहे हैं कि इस तरह होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है। मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है उस पे। जैसे अगर मान लो फील्ड कैसी है, अगर मान लो फील्ड आपकी सॉरी, अगर पॉइंट चार्ज है तो फील्ड हमेशा कैसी बनेगी? उसकी स्फेरिकल आउटवर्ड बनेगी। ठीक है, हाँ समझ गया? ये फिक्स है, वो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है बेटा। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए फील्ड हमेशा स्फेरिकल आउटवर्ड बनेगी। ठीक है, हाँ, लाइन चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फील्ड हमेशा सिलेंड्रिकल बनेगी। अब इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है सिलेंड्रिकल। समझ गए कि नहीं? सर अपन बता नहीं सकते कि क्यों ऐसा होगा? हाँ, ये बता नहीं सकते कि क्यों ऐसा होगा। नहीं, वो तो रिजल्टेंट फील्ड के कारण बन रहा था ना। कल भी तो बताया था ना मैंने कि अगर लाइन चार्ज है तो फिर सिलेंड्रिकल क्यों बनता है, उसका रीजन बताया था ना मैंने कल। तो सर रिजल्टेंट जरूरी थोड़ी उसी शेप में हो, किसी और शेप में तो हो सकती नहीं है। नहीं नहीं, हमेशा अगर लाइन चार्ज और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो फील्ड बनेगी हमेशा रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा कि ये सिलेंड्रिकल ही बनेगा। ठीक है, समझ गए? सर हाँ, और स्फेरिकल चार्ज है
अगर स्फेरिकल चार्ज है तो फिर फील्ड कैसी बनेगी उसकी, स्फेरिकल चार्ज है तो उसकी फील्ड भी स्फेरिकल आएंगी, ठीक है। और अगर प्लेन सीट ऑफ चार्ज, जैसे ये प्लेन सीट है, तो इसमें फील्ड लाइन कैसी बनेगी, अगर मान लो मैं इसके अंदर चार्ज रख दूं ऐसा, ये चार्ज मैंने बना दिया, ये जैसे ये है ना, तो अब इससे फील्ड लाइन कैसी बनेंगी, ये सीधी सीधी बनेंगी ऐसी पैरेलल 3D पे, समझ गए। हाँ सर। मतलब इसकी रिजल्टेंट फील्ड कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी 3D में। हाँ, सिंगल चार्ज अगर रहेगा तो उसकी फील्ड तो फिर सभी डायरेक्शन पे बनेगी, लेकिन अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फील्ड कैसी आएंगी, पैरेलल रहेंगी 3D पे, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, लेकिन सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अगर सभी जैसे शीट में जो है वो फील्ड सभी पैरेलल ही हो, सभी फील्ड जो पॉइंट चार्जेस की वजह से सभी पैरेलल ही हो, लेकिन सभी 45 डिग्री के एंगल पे हो, रिजल्टेंट ही निकल रहा है ना, तो रिजल्टेंट ऐसे भी तो निकल सकता कि सभी 45 डिग्री पे जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इनफाइनाइट बड़ी सीट है तो फिर हमेशा वो सीट के परपेंडिकुलर ही बनेगा रिजल्टेंट। उसका रीजन ये बता रहा हूं, चल यहाँ पर एक मिनट मैं ये हो गया ना तुम लोगों का, स्क्रीनशॉट ले, ये हो गया कि नहीं, हेलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, हेलो। यस सर। अभी जैसे इसी का देखो, अभी सिलेंडर का ही तुम लोग इमेजिन करना कि क्यों सिलेंडर बनेंगी, है ना, सिलेंडर क्यों बनेंगी, इसको ही तुम लोग देख लो कि लाइन चार्ज में जो फील्ड होती है वो सिलेंड्रिकल ही क्यों बनती है। और दिस इज पेज नंबर 3, ध्यान देना। तो लाइन चार्ज का समझ जाएगा तो बाकी का भी समझ जाएगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है। इसमें क्या कर रहे हैं ना, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। मैं थोड़े ऐसे ले रहा हूँ, ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर की फील्ड देखता हूँ, ये यहाँ पे चार्ज के नाम ले रहा हूँ बेटा मैं ऐसे, तो ये वाले चार्ज के कारण फील्ड इधर, ये वाले चार्ज के कारण इधर, ये वाले चार्ज के कारण इधर, ये वाले चार्ज के कारण और इधर पे, ये वाले चार्ज के कारण और इधर पे, समझ गए कि नहीं। तो इनका सभी का जो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे, ये कैसा बनेगा, इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा ये ऐसा जाएगा। अब थोड़े ऊपर वाले चार्ज के लिए देख ले, यहाँ पर के लिए, तो यहाँ पर के चार्ज के लिए इसके लिए फील्ड ऐसी आएगी, इसके लिए फील्ड ऐसी आएगी, इसके लिए फील्ड ऐसी आएगी, फिर इसके लिए फील्ड ऐसी, इसके ऊपर वाले चार्ज के लिए ऐसी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेट फील्ड ऐसी बनेगी, हाँ या ना। यस सर। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे देख ले, मतलब ऐसा गोल में ऐसे आ जाए यहाँ पर, तो ये तो तुमने ऐसा देख लिया अभी, ये ऐसे है ना, ये तो ये यहाँ पर के लिए हो गया, ऐसे यहाँ पर के लिए आएगा, ऐसे यहाँ पर के लिए आएगा, ऐसे नीचे सभी जगह के लिए आएगा। इसलिए इसका जो नेचर बनेगा फील्ड का वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। अभी समझ गए ऋषभ? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो फील्ड है ना, ये नेट फील्ड है। ये फील्ड एक सिंगल चार्ज की नहीं है, ये सभी चार्जेस के कारण यहाँ पे फील्ड है। ये भी सिंगल चार्ज की फील्ड नहीं, ये सभी चार्जेस की नेट फील्ड है। क्लियर? कोई डाउट? तो सेम किसके लिए होता है, सीट के लिए भी इसी तरह से बनता है, और वो हमेशा उसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, फिर वो परपेंडिकुलर बनता है। ठीक, क्लियर हो गया। जैसे प्लेन सीट ऑफ चार्ज के लिए देख ले, जैसे ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, अब ये क्योंकि आप प्लेन सीट ऑफ चार्ज के लिए ऐसा अगर हम लोग लेते हैं तो ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज ऐसी ले रहे हैं, ठीक है। इसका 2D व्यू देखो, ये 2D व्यू है, ये चार्ज है ना, तो ये वाले चार्ज के कारण फील्ड ऐसी आएगी, ये वाले चार्ज के कारण ऐसी रहेगी, ये वाले के लिए ऐसी रहेगी, तो रिजल्टेंट फील्ड कैसी बनेगी हमेशा, क्योंकि ये इतनी बड़ी है, यहाँ पे इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, तो नेट फील्ड इधर आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर के लिए देखोगे तो इसके लिए भी इधर, यहाँ पर के लिए देखोगे तो इसके लिए भी इधर बनेगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो नेट फील्ड प्लेन सीट ऑफ चार्ज के लिए हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये सिंगल चार्ज की फील्ड नहीं है, ये पूरे चार्ज जितने भी हैं सबकी फील्ड मिला के है, नेट फील्ड है ये। ठीक, क्लियर? यस सर। तो एक्चुअल में ये जो सीट है ना, बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बनी है। तो हम यहाँ पे जो फील्ड की बात कर रहे हैं वो एक चार्ज की नहीं है, उसमें पूरे प्लेन पे जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सबकी मिला के फील्ड, नेट फील्ड है उस पॉइंट पे। ठीक,
तो अब ये कंक्लूजन ध्यान रखो यहाँ पर, ये मान लो लाइन चार्ज है, स्ट्रेट वायर है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पर ये नेट फील्ड है, और ये नेट फील्ड कितनी है, फार्मूला K2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r या 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय r, ये फार्मूला है। ये नेट फील्ड होती है यहाँ पे, पूरे लाइन चार्ज की नेट फील्ड है ये। समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए कि नहीं, कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए? समझ गए कि नहीं ये पॉइंट? हेलो, नेक्स्ट अभी यहां पे देखो, अगर मैं अरेंजमेंट ऐसा ले लूं लाइन चार्ज का, ये इधर पे भी इनफाइनाइट है, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है लेकिन चार्ज डेंसिटी इसमें लैम्डा, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये भी इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, उसपे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पे लैम्डा 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इस कोऑर्डिनेट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इस पॉइंट पे? तो यहाँ के कारण डिस्टेंस कितना हो गया y, और इसके कारण फील्ड इधर आएगी, दैट इज E1। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया x, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी रहेगी E2, और जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो ये बनेगी, दिस इज द नेट फील्ड एट पॉइंट P। समझ गए? तो नेट फील्ड एट P विल बी गिवन बाय P पॉइंट पे नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 square, and what is the value of E1? E1 is K2 lambda 1 upon Y, और E2 का मतलब क्या है, K2 lambda 2 upon X। समझ गया बेटा? अब रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। तो ये एप्लीकेशन हो गई उसकी। तो जो फाइनल आंसर आया है उसको अप्लाई कैसे करना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? यस सर। अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, now this is page number 4, electric field due to electric field due to uniformly charged spherical cell। स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए क्या आएगा, ध्यान देना इस पे। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए ये सपोज एक स्फेरिकल सेल लिया मैंने, ये हो गया इसका सेंटर सॉरी, ये रेडियस आ रहा है। तो ये जो चार्ज है ना, ये सिर्फ सरफेस पे है, क्योंकि सेल है, मतलब अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो यहाँ पे कभी कभी वर्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर भी यूज कर लेते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर, तो अगर कंडक्टर है तो भी चार्ज उसके सरफेस पे ही आएगा, अंदर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इट इज Q अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर इस पे चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। तो अब हम यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं कि कितनी है। क्या करोगे अब? तो यहाँ पे ना 3 केस अराइज होंगे। एक हो जाएगा सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे, सरफेस पे कितनी है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 ये बनेगा इसका, केस 1, नाउ r ग्रेटर देन कैपिटल R, इट इज आउटसाइड द सरफेस। तो अब गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन करोगे? यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन से देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर फील्ड निकाल रहे हो तो फिर क्या ले लो, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लो। किस टाइप का गॉसियन सरफेस ले लें हम? यहाँ पर भी किस टाइप का गॉसियन सरफेस लें? सर्कुलर, सर्कुलर की स्फेरिकल? स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज क्लोज सरफेस, है ना। ये गॉसियन सरफेस लिए हमने, दिस इज द गॉसियन सरफेस। कौन सा लिए हमने? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिए। और इस गॉसियन सरफेस की भी खास बात यह है कि इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सब जगह पे कैसा रहेगा? सेम रहेगा, हाँ या ना। तो नाउ दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस का नाम मैंने S1 ले लिया, थ्रू S1। S1 कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और इसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर एक ही है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA। तो आई थिंक अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, समेशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से लिख दिया अपन ने? ये वाला टर्म कहां से लिख दिया? फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो अब मुझे ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसको अब सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर आपने ये गॉसियन सरफेस लिया तो ऑलरेडी किया हुआ हमने कि नहीं? पॉइंट चार्ज के लिए भी तो यही किए थे ना बेटा। Yes. इसका आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट में लिख दूं, इट इज E into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है। डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा? चलेगा कि नहीं डायरेक्ट लिख दिया तो? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, बताओ जरा। ये जो फार्मूला आया ये तो पॉइंट चार्ज के जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? सेंटर पे। सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो अगर स्फीयर के बाहर आप फील्ड देख रहे हो तो आप ऐसा इमेजिन कर लो पूरा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। यही फार्मूला बन गया। या फिर एक और फार्मूला ऐसा बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो इट इज सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये भी फार्मूला बन गया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सरफेस पे, केस 2। केस 2 सरफेस पे अगर आते हैं, व्हेन r लेस देन कैपिटल R, तो इट इज एट सरफेस सॉरी r equals to capital R at surface, or it is just outside surface, just outside surface, surface या just outside surface। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? सरफेस या जस्ट आउटसाइड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या फिर R कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड सरफेस पे इतनी फील्ड होती है, समझ गया बेटा? सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड पे फील्ड इतनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बचेगी। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। एंड नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अंदर, अब यहाँ पे है ना। तो केस नंबर 3 आ जाएगा
सरफेस के अंदर मेजर करके देख लेते भाई हम लोग अभी। सो दिस इज पेज नंबर 5 केस 3 व्हेन r लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड, तो सरफेस के अंदर आते हैं। ये चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू है। तो यहां पर भी क्या लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे थ्रू सरफेस S2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अब मैं गॉसियन सरफेस ना अंदर कंसीडर करता हूँ, ये गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया यहाँ पे, समझ गए। सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये अंदर मैंने गॉसियन सरफेस लिया। तो अंदर अगर हमने गॉसियन सरफेस लिया है तो क्या आएगा बता देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA समेशन Q जीरो है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए कि नहीं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या S2 के अंदर, नहीं है ना। ये गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, जो भी चार्ज है वो तो सरफेस के बाहर चला गया है, बाहर आ गया। तो ये टर्म हो गया 0, इसका मतलब ये आंसर आ गया 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन E डॉट dA इज 0। क्या होगा बताओ, ये इंटीग्रेशन में dA 0 हो सकता है क्या, जो छोटे छोटे सरफेस एरिया होते हैं वो 0 हो सकते हैं क्या कभी, छोटे छोटे सरफेस एरिया ये 0 हो सकते हैं क्या बेटा, नहीं हो सकते है ना, नहीं हो सकते। तो सिंस dA is not equals to 0, so therefore E net inside कितना आएगा, E net मतलब E वेक्टर इज 0, क्योंकि एरिया 0 नहीं होगा इसका मतलब वहां पे फील्ड ही 0 होगी। इसलिए स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। यूनिफॉर्मली चार्ज, हाँ बोलो सर एक बार सेकंड स्टेप से फिर से बताना। यहाँ पर से सर उसके नीचे से, ये अच्छा देख, ये समेशन क्यू है, तो S2 के अंदर कितना चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस अंदर ही अंदर बना दी ना आपने, तो इसके अंदर कितना चार्ज है क्या कुछ, नहीं है सर, नहीं है। तो अंदर चार्ज नहीं है इसलिए समेशन क्यू की जगह पे क्या जाएगा, समझ गया। यस सर समझिए। ओके, ले ले अभी स्क्रीनशॉट ले ले, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का भी ले लिए, ले लिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। यस सर। तो अब इसका कंक्लूजन, अभी ये तो हो गया डेरिवेशन वाली अप्रोच, अब इसका कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। कंक्लूजन ऐसा आ जाएगा अभी यहाँ पे, तो ये कोई मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है ना, एंड दिस इज दियर रेडियस। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल चार्ज इस पे Q है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। या फिर ये वाली वैल्यू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। बेटा जस्ट आउटसाइड द सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस E is equals to 1/4
4 pi epsilon naught Q divided by capital R square या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये कहाँ पे है? जस्ट आउटसाइड है ना, या फिर बाहर सरफेस पे। ठीक है, अंदर कितनी फील्ड होती है? व्हाट इज द नेट फील्ड इनसाइड? अंदर नेट फील्ड कितनी होती है? 0। अंदर नेट फील्ड, ये वेक्टर सम है, अंदर नेट फील्ड इज 0 है ना, नेट फील्ड इनसाइड इज 0 एंड इट इज एट ऑल पॉइंट। तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? अंदर के किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड 0। तो सरफेस के बाहर आउटसाइड कितना फार्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर या सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सरफेस के बाहर जस्ट सरफेस पे आइदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या ये। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैन यू प्रिडिक्ट द ग्राफ? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर देखोगे तो ये r इक्वल्स टू 0, ये r इक्वल्स टू कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से सरफेस तक कैसी है? 0 है, और सरफेस के बाहर फिर इस तरह से वेरी कर रही E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के फॉर्म में। तो सेंटर से सरफेस तक फील्ड 0 और फिर इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म पे डिक्रीज करती है। ठीक है, सो दिस इज द नेचर एंड बिहेवियर एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर सॉलिड भी होगा तब भी यही रहेगा, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज देते हो तो पूरा की पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अब आते हैं हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। बहुत आसान डेरिवेशन है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 4, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं लोग। तो इसके लिए सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी बेटा? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेंगी? हाँ, 3D में पैरेलल इमेजिन करना। दीज आर पैरेलली एंड इन 3D। तो these electric field lines are, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये कैसी यहाँ पे? these are parallel in 3D। यूनिफॉर्म रहेंगी ये भी। ये कैसी रहेंगी यहाँ पे? these are यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड पैरेलल रहेंगी 3D पे, पैरेलल रहेंगी। समझ गए बेटा? पैरेलल रहेंगी 3D पे। क्लियर? कोई डाउट इस पे? समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो अब इसमें गॉसियन सरफेस कैसा ले लो? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना, यहाँ पे कितनी, इधर पे कितनी है। तो गॉसियन सरफेस हम लोग कैसा ले रहे हैं? सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। आप क्यूबॉइडल या क्यूबिकल भी ले सकते हो। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस तरह से ले लो कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर किसके पैरेलल दिखनी चाहिए आपको? यहाँ पे फील्ड के पैरेलल दिखना चाहिए। समझ गए कि नहीं? एक्सिस ऑफ सिलेंडर
So this is the Gaussian surface and Gaussian surface is, ये कैसा यहाँ पे ये वाला क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये वाले क्रॉस सेक्शनल सरफेस का ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। और जो कर्व्ड सरफेस आ रही है, कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा dA, इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीन सरफेस हैं आपके पास में, एक ये सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है और एक ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, समझ गए। तो अब गॉस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो, गॉस थ्योरम लगाते हो यहाँ पे, तो फ्लक्स किससे पास हो रहा है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस कैसा लिए हमने, गॉसियन सरफेस कैसा लिए हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। और गॉसियन सरफेस का एक्सिस भी कैसा ले रहा है, देख चार्ज सिर्फ इतनी जगह पे चार्ज है और इतनी जगह पे जो चार्ज है दैट इज सिग्मा इनटू एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो गॉसियन सरफेस कैसा हमारा, गॉसियन सरफेस किस टाइप का है, सो नाउ cylindrical Gaussian surface such that axis is parallel to electric field, सिलेंडर का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। सो नाउ बाय गॉस थ्योरम net electric flux through the closed surface is summation q upon epsilon naught। तो net electric flux को भी ना तीन पार्ट में लिखो, यहाँ पे तीन पार्ट में, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बताओ जरा, फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा E डॉट ए, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है, सेकंड पार्ट का जीरो और इसके लिए भी कितना रहेगा E डॉट ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ए मतलब ई ए कॉस जीरो प्लस ई ए कॉस जीरो इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व करने पे 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So now the electric field will be sigma upon 2 epsilon naught। क्लियर हो गया। इसमें कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो है, समझ गए कि नहीं, कर्व्ड सरफेस के लिए क्यों फ्लक्स जीरो है बताओ, एक्सप्लेन करो, कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो क्यों है। सर एरिया परपेंडिकुलर है। हाँ, कर्व्ड सरफेस से क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही है इसलिए उसका फ्लक्स जीरो है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये गॉसियन सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दो तो कर्व्ड जो गॉस थ्योरम वो तो वैलिड है, लेकिन फिर आप इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया। और कर्व्ड सरफेस से भी फील्ड आएंगी और जो हमने E डॉट ए डायरेक्ट लिख दिया था वो भी नहीं लिख पाएंगे फिर, समझ गए कि नहीं। हेलो सर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। हेलो, कोई डाउट इस पे।